हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 10 को डिस्कस कर रहे थे, जो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ लाइट है। और उसमें एक पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था, ह्यूमन आई। अब हमें कलरफुल वर्ल्ड वाले पॉइंट को डिस्कशन करना है, बट इस कलरफुल वर्ल्ड वाले पॉइंट को समझने के लिए हमें लाइट के डिस्पर्शन को समझना पड़ेगा कि कैसे लाइट डिस्पर्स होती है, डिस्पर्स कैसे होती है। एट द सेम टाइम डिस्पर्शन को समझने के लिए हमें लाइट के डिविएशन के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। नाउ रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग, ये तो क्लियर है, ठीक है। लाइट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हमें प्रिज्म को अच्छे से समझना है कि प्रिज्म होता कैसा है। तो जब हम लोग प्रिज्म की बात करते हैं तो इसके सामने और बैक में दो ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं। सामने और बैक में दो ट्रायंगुलर सरफेस हो गए एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेस। 3 क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर, 1 2 एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेस। ये हमारा प्रिज्म है। तो जब लाइट इससे पास होता है तो होता क्या है, हम लोग इसी चीज को विजुअलाइज करेंगे। वी आर मेकिंग इन ए ट्रायंगल फॉर्म। तो सपोज करिए इसमें लाइट जो है इस तरह से पड़ रहा है। नाउ हमें पता है कि ये हमारा क्या है, एयर आउटसाइड, ये है ग्लास। हम लोग प्रिज्म ग्लास लिए हुए, ये बाहर भी एयर है। नाउ वी नो दैट कि लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ता है तो उसका जो भी नॉर्मल है, अब इसका नॉर्मल क्या होगा, ये इस तरह से लाइन है तो इसका नॉर्मल समथिंग लाइक दिस होगा, 90 डिग्री, यही होगा। अब तो ये मान लीजिए मेरा सरफेस ए हो गया, सरफेस 1, सरफेस 1। अब इस पे जब पड़ा तो लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है, डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है। तो लाइट क्या करेगा, लाइट जो है कोशिश करेगा खुद को, जैसे इसका रियल डायरेक्शन तो ये है, ये इसका रियल डायरेक्शन है। अब ये खुद को नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, लाइट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। हमें ये पता है कि ये इंसिडेंट रे, ये है आपका इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। अब इसको जरा हम लोग नॉर्मल की तरफ बेंड करते हैं तो ये हमारा ओरिजिनल रास्ता है, बट हमारा लाइट कैसे हो जाएगा, लाइट हमारा हो जाएगा थोड़ा सा बेंड। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये रिफ्रैक्शन। अब ये आगे गया, फिर से इसे एक और सरफेस मिल गया, फिर से इसे एक और सरफेस। अब इस टाइम पे लाइट का डायरेक्शन ये है, ये है लाइट का डायरेक्शन। एंड वी नो दैट कि लाइट जो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही पास होता है। इसका नॉर्मल क्या बनेगा, ये ऐसे है तो इसका 90 डिग्री, दिस इज लाइक नॉर्मल। नाउ एट सरफेस 2, एट surface 2, light passing from
डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। और ऐसे सिचुएशन में, इन दैट सिचुएशन, जो हमारा लाइट होता है वो नॉर्मल से दूर जाता है। मींस लाइट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जो नॉर्मल का एंगल होगा ना, वो उससे दूर जाने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा नॉर्मल है। जैसे अभी के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंसिडेंट हुआ और ये एंगल हमारा जो है ये हमारा नॉर्मल है। तो लाइट हमारा इससे दूर जाएगा, अगर मैं इधर की तरफ करूंगा तो ये तो इसकी तरफ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, दूर करना है। ये मेरा इमर्जेंट रे। तो ये हो क्या रहा है, ये जो है लाइट नॉर्मल से दूर जा रहा है ओनली बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये रेयर कम डेंसिटी वाला मीडियम है। अब ये चीज हमें समझना जरूरत क्यों है। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले स्लैब के बारे में डिस्कस किया था। वी डिस्कस अबाउट द स्लैब, कि ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब जिसमें जब लाइट पास होता है, इसमें से जब लाइट पास हो समथिंग लाइक दिस, तो लाइट का डायरेक्शन तो ये है, बट लाइट थोड़ा सा टिल्ट कर जाता है एंड दिस, और फिर थोड़ा सा ऐसे फ्लो होता है। हम लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा था। तो ओवरऑल जो इसका आउटकम था वो ये था कि जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे, मींस इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे both are parallel emergent ray parallel to each other। और ये हुआ कैसे, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन का इफेक्ट था, रिफ्रैक्शन हियर एंड रिफ्रैक्शन हियर, इनके जो इफेक्ट थे आपस में कैंसल आउट हो गए। बोथ इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन आपस में कैंसल आउट। देयर, यही रीजन था कि यहां में डेविएशन, मतलब इस लाइट के रेफरेंस में जो हमारा ओरिजिनल लाइट है, इसमें कोई डिविएशन, एंगल का बदलाव नहीं दिखा। लगभग ये एक शायद पैरेलल में ही मूव कर रहे हैं। सो देयर इज नो डिविएशन, कोई एंगल में बदलाव नहीं दिखा। बट यहां पे देखो, यहां ऑब्जर्व करने वाली बात है। अगर हम लोग इस चीज को फोकस करें तो ये हमारा ओरिजिनल लाइट का पाथ है, दिस इज आवर ओरिजिनल लाइट पाथ, और ये हमारा इमर्जेंट लाइट पाथ, जो फाइनली लाइट। तो ये इतना एंगल हमारा क्या हुआ, जो है ड्रिफ्ट हो गया, दूसरी तरफ बेंड हो गया। लाइट को पास होना था ऐसे, बट ये लाइट पास हो गया ऐसे। तो यही एंगल बिटवीन एक्सटेंडेड लाइन ऑफ, मतलब मैं एक्सटेंड कर रहा हूं ना, एक्सटेंडेड लाइन ऑफ इंसिडेंट रे एंड extended line of emergent ray makes an angle, जिसको बोला जाता है एंगल कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। और ये हुआ क्यों, एंगल ऑफ डिविएशन हमें देखने को क्यों मिल रहा है प्रिज्म में? बिकॉज अगर मैं इसके कॉज को लिखूं, बिकॉज देयर इज नो पैरेलल सरफेस,
बिकॉज देर इज नो पैरेलल सरफेस। यहां पे जो ये सरफेस है, सरफेस 1 एंड सरफेस 2, ये बोथ क्या है, पैरेलल सरफेस है। और इसी पैरेलल सरफेस होने के कारण इनका जो डिविएशन था ये ना के बराबर था। यूजुअली जो भी इंसिडेंट लाइट है उसमें ये पैरेलली देखने को मिलता है, बट यहां पे इनका सरफेस पैरेलल ना होने के कारण वी हैव टू कम अक्रॉस दिस कंसेप्ट डिविएशन। मींस अगर इसका आउटकम क्या हुआ, अगर कोई एक लाइट किसी इंक्लाइंड सरफेस से पास हो रहा है या कोई लाइट किसी भी तरीके के पैरेलल सरफेस से अगर नहीं पास हो रहा है, तो देयर इज ए चांस कि उसके लाइट में डिविएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब डिविएशन देखने का मतलब क्या है, सी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे लाइट के बारे में कि लाइट जो है कई सारे अलग अलग कलर से बना हुआ होता है, अलग अलग वेवलेंथ जो अलग अलग कलर के फॉर्म में देखते हैं, और हर एक कलर का अपना अलग डिविएशन होता है। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये ग्लास ही है, ठीक है, जब इसमें से लाइट पास हो रहा है तो लाइट के कई सारे वेवलेंथ होते हैं, उनके जो आपने विबग्योर करके सुना होगा, सबके स्पीड डिफरेंट होते हैं। तो कोई फास्ट चला जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा, अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। यही कारण होता है कि प्रिज्म से हम लोग जो है अलग अलग कलर देखते हैं। तो मेन कंसेप्ट अभी हम लोगों को जो समझना था, एंगल ऑफ डिविएशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया एंगल ऑफ डिविएशन। नाउ अब समझते हैं हम लोग डिस्पर्शन के बारे में। तो हम लोग व्हाइट लाइट, अभी तो हम लोग जनरल टॉपिक यूज किया, अब हम लोग व्हाइट लाइट को डिस्कस करेंगे कि जब वो पास होता है प्रिज्म से, देन व्हाट हैपन। इसको मिटाते हैं। तो हम लोगों ने जो डिविएशन के कंसेप्ट को डिस्कस किया, अब उसका एप्लीकेशन से काफी बातें हम लोगों को जानने को मिला। जैसे कि एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं आगे, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से जो व्हाइट लाइट पास हो रहा है, इसके थ्रू काफी कुछ जानकारी मिला। सबसे पहली बात ये कि हम लोग व्हाइट लाइट क्यों यूज कर रहे हैं, ये टर्म आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इससे हमें ये पता चला कि व्हाइट लाइट बेसिकली पैकेट होता है, एक पैकेट ऑफ मल्टीपल कलर्स, जिसको आप लोग विबग्योर के नाम से सुना होगा। विबग्योर क्या है ये? वायलेट, ये तो पता ही होना चाहिए वैसे, वायलेट, इंडिगो है ना, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हमें इसी ग्लास प्रिज्म के कंसेप्ट से ही ये सारी बातें पता चला। अब ये क्यों पता चला? क्योंकि डिविएशन वाला कंसेप्ट हमने अप्लाई किया। हुआ क्या था, देखो ध्यान से। बाय द वे, इसी पैकेट को बोला जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का स्पेक्ट्रम। तो लाइट का स्पेक्ट्रम क्या है? विबग्योर। ठीक, तो हुआ क्या था, इसको समझ लेते हैं। सी, हमें पता है कि ये लाइट है, इसने जब यहां पर हिट किया तो यहां पे बेंडिंग शुरू हुआ, तो लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, बट लाइट जो है गया ऐसे, है ना। अब हुआ क्या इस सरफेस पे, इस पे बस समझते हैं। इस सरफेस पे हुआ क्या, इस सरफेस पे ये जितने भी पैकेट ऑफ लाइट थे, इन सबके जो है स्पीड, ऑल कलर ऑफ लाइट, जो लाइट के सारे कलर हैं, हैव
हैव डिफरेंट स्पीड एंड स्पेक्ट्रम, सॉरी वेवलेंथ, स्पीड के अलावा वेवलेंथ, जो जरूरी वाली चीजें हैं, स्पीड, वेवलेंथ, स्पीड हो गया, वेवलेंथ हो गया, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको जरा समझते हैं। तो पहले तो हम लोग पिक करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है कि लाइट जो है, लाइट मीडियम में कितना बेंड करेगा, मीडियम में कितना बेंडिंग कैपेसिटी, मीडियम में बेंडिंग कैपेसिटी, ठीक है, बेंडिंग कैपेसिटी कितना होगा। और खास बात यह है कि अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक रिलेशन समझ सकते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि जो स्पीड होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, लाइट के वेवलेंथ के। तो एक बात तो कंक्लूड हम लोग कर सकते हैं यहां पे, स्पीड जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ वेवलेंथ के। बट ये सारी चीजें हमने कंक्लूड किया कैसे? थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। हमने देखा कि जब ये यहां पे बेंड हुआ लाइट, तो लाइट में हमें क्या दिखने लगा कि ऊपर जो है हमें रेड कलर क्लियर दिख रहा है लाइट के स्पेक्ट्रम में, बैंड में, पैकेट में, और नीचे हमें ब्लू दिख रहा है। और ये रीजन क्यों था? क्योंकि ये आपस में लगभग कॉन्ट्रास्ट है। जैसे वायलेट और इंडिगो वगैरह ये तो मान लो मर्ज हो जा रहे थे, लेकिन ये क्लियर कलर ब्लू कलर तो दिख रहा था। अब फर्दर जब ये आगे बढ़ा, जब ये लाइट आगे इस वाले सरफेस को हिट किया, तो ये यहां पे और भी ज्यादा बेंड हो गया, यहां पे फर्दर बेंड हुआ, लाइट ज्यादा बेंड होने के कारण हमें जो ये वाला रेंज था इसका और भी ज्यादा गैप दिखने लगा, मींस जो स्पेक्ट्रम था और भी ज्यादा थिक दिखने लगा। ऊपर क्लियर कट हमें रेड दिख रहा है, उसके नीचे हमें इंडिगो दिख रहा है, सॉरी उसके नीचे हमें ऑरेंज दिख रहा है, और फाइनली हमें ब्लू कलर भी, कई सारे उसमें बैंड। तो ये हमें क्लियर कट बैंड विजुअलाइजेशन होने लगा। अब ये हुआ क्यों? तो हमने कंक्लूजन निकाला कि यहां पे जो लाइट सबसे जो फास्ट मूव कर रहा है, जो ग्लास के अंदर जो सबसे फास्ट मूव कर रहा है, जैसे आप सोच के देखो कि सारे लाइट, सारे बैंड साथ में मूव कर रहे हैं, जो सबसे फास्ट मूव करेगा वो तो ऊपर ही रहेगा। तो एक कंक्लूजन मेरे दिमाग में आया, हमारे दिमाग में, कि जो रेड कलर है उसका सारे लाइट के कंपेयर में सबसे ज्यादा स्पीड है। पहला चीज, सबसे ज्यादा स्पीड है। अगर मैंने ये कंक्लूड कर लिया स्पीड सबसे ज्यादा है, इट मींस दैट इट हैज लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पक्का लो होगा, मतलब ये कम से कम बेंड कर रहा होगा। सही है, कम से कम बेंड कर रहा है। या आप इसको ऐसे भी ले जा सकते हो, क्योंकि ये बेंड कम कर रहा है इसलिए इसका स्पीड ज्यादा होगा और इसका वेवलेंथ भी बड़ा होगा। वैसे तो हमें यहीं से लेना चाहिए था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। दूसरा, हमने ब्लू कलर को ऑब्जर्व किया। ब्लू कलर को देख रहे हैं सबसे ज्यादा, ये सबसे नीचे है। अगर मैं मान लो ये एंगल मेरा है तो सबसे ज्यादा तो ब्लू कलर ही नीचे है, मींस ब्लू कलर हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता क्या रहा है? अगेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बस ये बताता है, क्या बता क्या रहा है? बेंडिंग कैपेसिटी। क्यों लाइट के अंदर अगर उसका बेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है इसका मतलब इसका स्पीड कम होगा। बट अगेन, स्पीड कम का मतलब ये नहीं है कि तुम इसको पीछे कर दोगे,
ठीक है, स्पीड कम होगा, और स्पीड कम होगा इसका मतलब वेवलेंथ इसके छोटे होंगे, वेवलेंथ इसके क्या होंगे, शॉर्ट होंगे। ठीक है, वेवलेंथ इसके शॉर्ट होंगे। क्लियर? तो ये ऑब्जर्वेशन में हमें पता चला। दिस इज आवर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और ये हो क्या रहा है, हमें दिखा क्यों, कैसे दिखा, बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। सो तो हमारा कंक्लूजन क्या था, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट in its constituent colors known as या called dispersion of light in glass, in प्रिज्म में क्या है, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब यही चीज हमें क्या करने को मिलता है, यही चीज हमें नेचर में देखने को मिलता है, जैसे रेनबो वगैरह है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, बट ये सारी आइडिया आया कैसे था, कैसे स्टार्ट हुआ था, तो स्टोरी स्टार्ट होता है आपके न्यूटन के एक्सपेरिमेंट से। तो हम लोग इसको मिटाते हैं और न्यूटन के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। ठीक है, यहां कोई डाउट, कुछ देख लो, कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको शुरुआत में किसी ने प्रूव किया था, तो वो थे न्यूटन। तो न्यूटन जी के एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझेंगे, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट ऑन प्रिज्म, न्यूटन्स लाइट एक्सपेरिमेंट, ऐसे कर लो आप, लाइट एक्सपेरिमेंट ऑन प्रिज्म। तो इन्होंने कंक्लूड क्या किया, तो जो हम लोग पीछे डिस्कस किए उसमें काफी बातें क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने देखा कि जब लाइट एक प्रिज्म से पास हो रहा है, when light passing through a prism, तो उन्होंने देखा लाइट जब पास हो रहा है तो ये स्प्लिट हो जा रहा है कलर्स में, स्प्लिट इन कलर्स। तो सबसे पहले माइंड में आया इनको कि ये प्रिज्म है जो कलर ऐड कर रहा है, कोई और नहीं। इन्होंने एक चीज और चेक किया, इन्होंने एक और चीज चेक किया कि इस एक लाइट को, एक कलर को, इनको ये लग रहा था कि जो व्हाइट कलर है, जैसे व्हाइट लाइट है, हम लोग व्हाइट लाइट को ले रहे हैं, व्हाइट लाइट को ले रहे हैं, तो जो व्हाइट लाइट है ये बेसिकली क्या है, पैकेट ऑफ कलर्स। तो इनको ये लगा कि अगर मान लीजिए मैं इसमें से रेड को पिक करता हूं तो वो भी पैकेट ऑफ कलर हो सकता है, उसमें भी कुछ पैकेट होगा। तो इन्होंने फर्दर इसके आगे क्या किया, एक प्रिज्म लगा दी। एक सेकंड जरा पेन दे दो। इन्होंने फर्दर क्या किया, जो रेड लाइट था, मान लीजिए रेड लाइट, अब पता नहीं उन्होंने कौन सा एक कलर को इन्होंने पिक किया, यहां पे एक और प्रिज्म लगा दिया, ये चेक करने के लिए कि ये क्या बिहेव कर रहा है। तो जब इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया तो यहां से जो निकला, वैसे बस समझने के लिए एक काम करते हैं, ऐसे ही बनाते हैं स्ट्रेट में, समझना ही है ना। ओके, इन्होंने क्या किया, लाइट रे को फर्दर प्रिज्म से पास कराया, लाइट रे को, रेड कलर के, लाइट कलर, क्या बोल रहा हूं मैं, रेड कलर को पास कराया, तो रेड ही फाइनली पास हो गया। मींस जो कलर्स हैं, कलर्स कैन नॉट फर्दर स्प्लिट। ठीक है, कैन नॉट फर्दर स्प्लिट। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कलर्स हैं दे आर फंडामेंटल इन नेचर,
अभी तक क्या समझ रहे, अभी तक समझ ये रहे थे कि व्हाइट कलर ही फंडामेंटल इन नेचर है, लेकिन अब हमें ये समझ में आ गया कि बेसिकली जो हमारा सन लाइट है उसमें 7 कलर है विबग्योर, और ये विबग्योर ये कहीं से ब्रेक नहीं होंगे, यही रहेंगे। दूसरा जो व्हाइट लाइट वाला कि ये पैकेट ऑफ कलर्स है ना, जो ये समझ में आ रहा था कि प्रिज्म ही है जो कलर ऐड कर रहा है, तो नेचर में देख रहे हैं 7 कलर देखने को नेचर में मिल रहा है, तो यहां से ये भी कलर क्लियर हो गया कि जो प्रिज्म है, प्रिज्म नॉट ऐड कलर्स। अगर ये कलर ऐड नहीं करता तो फिर करता क्या है, तो ये स्प्लिट करता है, स्प्लिट ब्रेक करता है, स्प्लिट इन कलर्स, कलर्स में इसको ब्रेक कर देता है। किसको? व्हाइट लाइट को। सब कंक्लूजन बन रहा है, ठीक है। व्हाइट लाइट को क्या कर रहा है? स्प्लिट कर देता है। अब ये स्प्लिट होने से कौन सा हमें कंसेप्ट आ गया था, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका मींस ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव एबिलिटी ऑफ कलर्स। ये कैसे हमें ऑब्जर्व हो रहा है, सबकी अपनी अलग अलग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव कैपेबिलिटी होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैपेबिलिटी होगा, है ना, सबकी बेंड होने की अलग अलग कैपेसिटी होगा। इसी बेसिस पे अलग अलग रिलेशन मिल गया कि सबका अलग वेवलेंथ होगा, सबका अलग मीडियम में स्पीड होगा। क्लियर है? इसके अलावा इन्होंने एक काम और किया, इन्होंने किया कि अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्रेक हो रहा है तो एक काम करते हैं, इस वाले पोर्शन का जो लाइट आउट हो रहा है इसको हम लोग एक और प्रिज्म पे लगाते हैं, एक और प्रिज्म ऐड कर देते हैं। उन्होंने क्या किया, एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दिया, एक इन्वर्टेड प्रिज्म। और इन्होंने पाया क्या, तो जो स्प्लिटेड लाइट है, इस पर इन्होंने एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगाया और इनको आउटकम में क्या मिला, आउटकम में इनको मिला एक क्लियर व्हाइट लाइट। सो कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक तरह से ये क्या हो गया, इट इज काइंड ऑफ पैरेलल लाइन। तो जैसे हमारा स्लैब था, स्लैब में इसमें कहीं से भी स्प्लिटिंग नहीं देखने को मिल रहा था, इसमें बस ड्रिफ्टिंग मिल रहा था, लेटरल शिफ्टिंग मिल रहा था, कहीं से भी स्प्लिटिंग नहीं देखने को मिल रहा। इसी तरह से जब हमने एक और ऐड कर दिया तो इसके लिए ये पैरेलल लाइंस हो गई, ये सारे मर्ज होके एक व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए। तो ये कहां से आया एक्सपेरिमेंट, सारा आइडिया कहां से आया, इट कम्स फ्रॉम द न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट, और बाकी सारी बातें उसमें फिर ऐड करते गए। कंटिन्यूअस इवोल्यूशन हो, ये हम लोग बात कर रहे हैं 17वीं सेंचुरी का, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होता गया, कैसे जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे वेवलेंथ, स्पीड और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड है, ये सारी एक्सपेरिमेंटली हम कंक्लूड करते चले गए। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन एग्जांपल के लिए रेनबो। तो जब एक सेकेंड इसको मैं मिटा देता हूं, फिर रेनबो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो रेनबो में होता क्या है बेसिकली, जब बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है तो छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। अब उन ड्रॉपलेट्स के अंदर होता क्या है, सो रेनबो में होता क्या है, रेनबो में बेसिकली अगर देखा जाए तो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। अब सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग में एयर है, अंदर वाटर। अब जो भी लाइट इसके अंदर एंटर किया, लाइट यहां पर मान लीजिए हिट किया, तो यहां पे रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन। हिट करने के कारण ये बेंड होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, एज मीडियम चेंज, तो हमें डिस्पर्शन देखने को मिलेगा, डिस्पर्शन देखने को मिलेगा। डिस्पर्शन का मतलब अलग अलग लाइट में अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाना, स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने के बाद ये जो कलर्स हैं अंदर ही क्या करते रहते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो अपना रिफ्लेक्ट करके बाहर भी निकल जाते हैं, तो अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि जो कलर्स है वो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते, तो एज इट इज कलर जो है बाहर आ जाते हैं। दैट्स हाउ हमें जो है रेनबो कलरफुल दिखता है। रेनबो कैसा अपीयर होता है, कलरफुल, है ना। आई होप आपको समझ में आया।
रेनबो का कंसेप्ट। तो इसको मिटाते हैं, हम लोग आगे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो जो हम लोगों ने इतना सारा कुछ पढ़ा उसको अब हम लोग एटमॉस्फेयर पे भी अप्लाई करते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली होता क्या है, अभी ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में यूजुअली आप देखोगे हर जगह घर में जो है आग वगैरह जल रहा है ना, लकड़ियां वगैरह से, ये फायर। अब आप मान लो इस फायर के थ्रू, मतलब यहां पे मान लीजिए एयर, यहां पे खाली, इसके थ्रू जब आप सामने की चीजों को देखोगे, जैसे मान लो ट्री है सपोज, वैसे ऐसा ट्री तो हमारे यहाँ नहीं होगा बट ठीक है, मेरा आर्ट जबरदस्त है, मान लीजिए रोड है, आप देखोगे इनका जो अपीयरेंस होता है, वो फ्लिक करते रहते हैं, फ्लिकरिंग अपीयरेंस। मतलब क्या हुआ और ये क्यों हुआ, सबसे बड़ी बात, तो जब हॉटनेस के कारण यहां का जो एयर होता है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, मींस हॉट एयर जो है ऊपर चला जाता है, ठीक। तो एक तरह से डिफरेंट लेयर्स बन जाते हैं, ऊपर आपको कोल्ड एयर, नीचे आपको हॉट एयर, एक तरह से लेयर देखने को मिलता है। तो इस डिफरेंस के कारण मान लीजिए आप खड़े होकर देख रहे हो, तो यहां इस वाले आपके पोजीशन में जो है कोल्ड एयर है और नीचे वाले में हॉट एयर, तो आप इन दोनों विजन को बीच में देख पा रहे हो। दोनों को देखने के कारण, नीचे वाले के कारण आपके आंखों में लाइट कुछ और जा रही है उसको अपीयर कराने का, वाइट जो ऊपर कोल्ड वाले के कारण जो है अलग तरीके का लाइट आपके आंखों में पड़ रहा है। तो जैसे एयर की बात करें तो एयर हमारा अगर लेस डेंस है तो यहां पे रिफ्रैक्शन भी कम होगा, लेस बेंड होगा एयर लाइट, और ये कोल्ड है यानी कि यहां पे मोर डेंसिटी है, यहां पे ज्यादा मोर बेंड होगा लाइट। इसके कारण हमें फ्लिकरिंग अपीयरेंस दिखता है। बाहर रोड हो चाहे, इवन आप जब गर्मियों के मौसम में व्हीकल ड्राइव कर रहे हो तो रोड बहुत ज्यादा हीटअप होने के कारण जो है इस तरीके से फ्लिकरिंग अपीयरेंस दिखाता है आगे के रोड को। तो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वो जो वहां से रोड से जो लाइट आ रही है, वो एक तो जो लाइट एयर है, हल्का एयर है, उससे तो कम रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन जहां पे कोल्ड मिल रहा है वहां पे ज्यादा, तो हमें क्लियर अपीयरेंस नहीं होता है। और यही कारण होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सी जो ये है, ये तो मान लो लोकल टेम्परेचर के कारण, लोकल टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, लोकल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कह सकते हो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की जब हम बात करते हैं, वो तो अर्थ की पूरा बात कर रहे हैं। अर्थ पे एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ को कोई चीज कवर करता है, एटमॉस्फेयर, और इस एटमॉस्फेयर के भी अलग अलग लेयर होते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा, सबसे नीचे होता है आपका ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर मीजोस्फेयर, इसके ऊपर थर्मोस्फेयर। अब अगर इनके टेम्परेचर की बात करें तो जैसे एग्जांपल के लिए थर्मोस्फेयर, यहां से इस वाले जोन में जाने पर आपका टेम्परेचर, यानी कि थोड़ा सा जब तक थर्मोस्फेयर में जा रहे हो तो टेम्परेचर आपका घट रहा है, ठीक। लेकिन थर्मोस्फेयर से जब आप स्ट्रेटोस्फेयर में जा रहे हो तो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, फिर यहाँ पे फर्दर घट रहा है, और ये यहाँ पे बढ़ रहा है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, और बिकॉज क्योंकि जैसे आप ट्रोपोस्फेयर की बात करोगे, इसको लिख देता हूं पूरा, ट्रोपोस्फेयर, इसकी बात करोगे तो यहां पे डेंसिटी एयर की बहुत ज्यादा है, यहां पे स्ट्रेटोस्फेयर, यह है आपका मीजोस्फेयर, और यह है आपका थर्मोस्फेयर। अब सोचो इसके थ्रू जो लाइट आ रही है, लाइट एक स्टार है हमारा, है ना, एक पॉइंट की तरह दिख रहा है, ठीक है, बकवास है स्टार। तो जो इससे लाइट आ रही है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट इसमें हुआ,
कुछ रिफ्लेक्शन, फिर इसमें हुआ, सपोज करिए मान लीजिए आप ये हो, है ना, अर्थ के ऊपर, अब कुछ यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे करके आपके आंखों में मान लीजिए कुछ ऐसा। अब ये क्योंकि पॉइंट की तरह दिख रहा है, क्योंकि ये पॉइंट की तरह दिख रहा है, अपीयर्स लाइक अ पॉइंट, तो कभी कभी रिफ्लेक्शन के कारण कभी कभी हमारा जो आई होता है वो मोर लाइट गेन करता है। तो अगर जब ज्यादा लाइट गेन करता है तो उस टाइम पे हमें स्टार ब्राइट दिखता है, और जब आई हमारा लेस लाइट गेन करता है तो हमें क्या दिखता है, फेडेड या लेस, कम लाइट में दिखता है। अब ये होता क्यों है, सी हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, चेंज का मतलब मूव कर रहा है। तो कभी कभी मान लो उनको ऐसा मिल जाता है जब लाइट ज्यादा हमारी आंखों में पड़ता है, कभी कभी कम पड़ता है। दैट इज द रीजन, यही तरह का जो फ्लक्चुएशन होता है कॉज फॉर दी, सो दिस फ्लक्चुएशन causes ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो फिर प्लैनेट के साथ क्यों नहीं होता, क्वेश्चन है कि तो फिर प्लैनेट के साथ क्यों नहीं होता है। तो रीजन है, जब हम बात करते हैं प्लैनेट का तो ये हमें एक डिस्क शेप की तरह दिखता है। यहां से तो मान लो एक पॉइंट की तरह दिख रहा है, लेकिन पॉइंट से एक ही तरह के लाइट आ सकते हैं ना, यहां से इस पॉइंट से कुछ और लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। सी प्लैनेट और स्टार में ये बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। स्टार हैज इट्स ओन लाइट, प्लैनेट टेक्स लाइट फ्रॉम द स्टार। तो ये यहां से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहां से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहां से कुछ। ओवरऑल जब आपकी आंखों में सारी लाइट पड़ती है ना, सारी लाइट पड़ती हैं, तो किसी का ज्यादा किसी का कम, ओवरऑल जो अपीयरेंस देता है हमारे माइंड को वो दिखाता है कि ये प्लैनेट जो है इसमें फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल जो हमारा आई जो ऑब्जर्व करता है वो फ्लक्चुएशन फील नहीं कर पाता है। यहाँ पे सिर्फ एक तरीके से पैकेट या फिर पॉइंट ऑफ लाइट, ये एक बार ज्यादा मिल रहा है, एक बार कम मिल रहा है, एक बार ज्यादा मिल रहा है, तो दैट इज द रीजन इसको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखने को मिलता है। ठीक है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं एडवांस सन राइज और डिलेड सनसेट। तो उसको भी समझ लेते हैं, एक सेकेंड। सो ये भी पॉइंट को समझ लेते हैं, दैट इज एडवांस सन राइज एंड डिलेड सन सेट। अब ये फीलिंग कहां पे होगा, ऑब्वियस है कि हमें अर्थ के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। तो ये हमारा अर्थ है, सपोज ये हम और आप है, सन कहीं बाहर है, तो जो हमारा एक विजुअल आप कह सकते हो विजुअल कैपेसिटी होता है जिसके नीचे हम लोग नहीं देख सकते, उसी को बोलते हैं होराइजन। यानी इसके ऊपर ही हमें जो दिखेगा वो दिखेगा, बिलो कांट सी, मतलब इसके नीचे हम लोग नहीं देख सकते, बिलो कांट सी। नाउ सन का पोजीशन क्या है, मान लीजिए सन हमारा यहां पे है, ठीक, मींस अभी हम लोग सन को देख नहीं सकते। सन हमारा ऐसे मूव करेगा, क्या सन मूव करता है, आंसर इज नो। सन जो है राइज वाइज कुछ नहीं होता, अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, हमें मतलब ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है ना। सी अब अर्थ के ऊपर क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर। अर्थ में क्या होते हैं ऊपर, एटमॉस्फेयर, ये क्लियर है, ये पता है। अब बाहर क्या है, बाहर तो वैक्यूम है, कुछ नहीं है। यहां से सन की एक रेज निकला, मान लीजिए यहां से कहीं से भी सन का एक रेज यहां पे निकला, और इसने क्या किया, अर्थ के एटमॉस्फेयर को हिट किया। जैसे हिट किया तो रिफ्रैक्शन के कारण ये बेंड होके यहां पे किसी कोई भी, मान लीजिए हम आप खड़े हैं, हमारी आंखों में वो रेज जाने लगा। अब ये रेज गया, तो रेज जो गया तो हमें पता है कि
हमारा जो एक ऑब्जर्वेशन होता है, हमें फील होता है कि रे जो है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो अर्थ भी सॉरी सन भी क्या होगा, इसी के जस्ट पीछे होगा। तो हमें ऐसा फील आता है कि सन जो है यहां पे है। तो सनराइज अगर मान लो, क्योंकि अभी ठंड चल रहा है तो पता नहीं सुबह मॉर्निंग 7, 8, 9 बजे तक होता है, तो मान लीजिए 9 बजे यहां पर है, तो हमें फील होगा जो यहां पे 8:58 AM पर हमें लग रहा है कि सन उग गया है, आ गया है, राइज हो चुका है। तो ये क्या है, एडवांस सन राइज। और हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। सिमिलरली सनसेट भी हमें ऐसे ही फील होता है। तो मान लीजिए मुझे इधर मेरा सनसेट कराना है, सन मेरा यहां पे है, अभी सेट हो चुका है, मतलब नीचे जा चुका है, बट इसका जो सन रेज है अभी भी अर्थ के एटमॉस्फेयर को हिट करने के कारण जो है हमें अपीयरेंस दे रहा है। तो हमें फील हो रहा है कि ओहो सन तो अभी यहीं पे है, सन जो है हमें फील होता है कि अभी भी ये यहीं पे है। तो मान लीजिए सन का पोजीशन यहां पे शाम को, वैसे मुंबई के पास होगा ना, तो मान लीजिए 7 PM है, ठीक है। और हमें यहां पे कितने बजे फील हो रहा है, यहां पे हमें फील होगा इस टाइम पे ये 7 PM पे है ना, और ये हमें 7:02 PM पे भी हमें यहीं पे फील होगा। तो ये डिलेड सनसेट, डिले सनराइज ओनली बिकॉज ऑफ कौन कौन सी बातें, एक तो अर्थ का एटमॉस्फेयर, जो बातें आप लिखोगे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बेंडिंग होता है बिकॉज ऑफ दैट इज रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्रैक्शन के कारण जो लाइट हमारी आंखों में पड़ता है उसका, उस लाइट को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, तो हमें अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन हमें जो है जहां पे दिखता है, जिसके कारण हमें लगता है कि सन वहां पे, बट एग्जैक्टली होता नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द अपेरेंट पोजीशन, apparent position of sun, बट एग्जैक्टली ये कहां पे होता है, यहां पे, बट रियल पोजीशन यहां पे होता है, ठीक है। सो अपेरेंट पोजीशन के कारण हमें जो है एडवांस सन राइज देखने को मिलता है, और इसी का कारण जो है डिलेड सनसेट देखने को मिलता है। तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं टॉपिक को। नेचर के अंदर कुछ और भी नेचुरल फिनोमिना होता है, बट उसको समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट समझना है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ लाइट, फैलना। अब ये होता कब है, स्प्रेड ऑफ लाइट, ये हम लोग उस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं व्हेन light hits a small particle, hits small particles। अब याद रखना, अगर बहुत ही ज्यादा पार्टिकल स्मॉल है और अगर बहुत ज्यादा और वेरी स्मॉल, अगर बहुत ही ज्यादा स्मॉल है तो लाइट पास थ्रू इट, इसके तो पास हो जाता है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन वगैरह आपने देखा होगा, ट्रू सॉल्यूशन उसमें पार्टिकल है लेकिन बहुत ही ज्यादा छोटे हुए, वो लाइट अपना इजी वे से रास्ता बना देता है। लेकिन अगर मान लो बहुत बड़ा हो जाएगा तो, और वेरी लार्ज, अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो फिर वो उस टॉपिक के अंदर चला जाता है, फिर रिफ्लेक्शन में चला जाता है। तो हमें इससे भी बहुत ज्यादा लार्ज नहीं लेना है, एक सर्टेन साइज है जो क्या करता है, स्प्रेड करता है इन ऑल डायरेक्शन, स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन व्हेन हिट्स स्मॉल पार्टिकल। अब ये स्मॉल पार्टिकल का आपको एक आइडिया तो मिल गया। अब खास बात और सुनो इसका। अब क्योंकि हमें पता है कि लाइट का एक पैकेट है, इस पैकेट में से जिसका स्मॉल वेवलेंथ होगा, जिसका होगा
वो बहुत ही ज्यादा स्प्रेड होगा, मोर स्प्रेड। जिसका वेवलेंथ लार्ज होगा, लार्ज वेवलेंथ, ये क्या करता है, लेस स्प्रेड। तो बस अब इस सब कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कभी जंगल वंगल में, जो टिंडल इफेक्ट हम लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा जंगल वगैरह में, या फिर आप किसी सॉल्यूशन को ही पिक कर लो, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे या कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, या जंगल में मान लीजिए ये ट्री है, इसके आसपास छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब इधर भी कई सारे ट्री हैं, तो इससे जो लाइट आता है, ये लाइट जैसे इन पार्टिकल के ऊपर हिट करते हैं तो ये फैल जाते हैं। तो हमें जो है एक तरह से पाथ दिखता है पूरा लाइट का। इसी को बोलते हैं एक तरह से ये पाथ ऑफ लाइट अपीयर। और क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन। सारे डायरेक्शन में स्प्रेड होता है, सारे डायरेक्शन में फैल जाता है। यही कारण है कि हम इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। पहले के क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ रखा है। नाउ अब थोड़ा और इस कंसेप्ट को ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे हमारा अर्थ है, इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, तो यहां पे लाइट जब हिट करता है तो सबसे ज्यादा कौन स्प्रेड करता है, ब्लू लाइट स्प्रेड मोर। इसीलिए हमें स्काई क्या दिखता है, स्काई अपीयर्स ब्लू। या ओशियन, सी वगैरह, ओशियन या सी, ये भी यूजुअली हम लोगों को ब्लू ही दिखते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ स्प्रेडिंग या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन सा इफेक्ट है ये, स्कैटरिंग। अब आप देखो एक चीज, जब सनसेट और सनराइज होता है उस टाइम पे हमें क्या दिखता है, रेड कलर दिखता है। आप सोच के देखो, जब सनसेट या सनराइज होता है, ये मान लीजिए हमारा सनसेट और सनराइज है, यहां से जितना भी ब्लू कलर है वो तो स्प्रेड हो गया, वो तो फैल गया। एक ही के पास है जो लेस स्प्रेड होगा, तो आगे तो बढ़ेगा ही ना। एक ही के पास है जो लेस स्प्रेड होगा और आगे बढ़ता है आपका रेड कलर आगे बढ़ता रहता है। दैट इज द रीजन सनसेट। देखो, जब सनसेट और सनराइज का टाइम होता है, जैसे मान लीजिए यहां पे, तो इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा पार्टिकल्स ये एनकाउंटर करते हैं, है ना। होराइजन के पास जो है बहुत ज्यादा पार्टिकल्स, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स एनकाउंटर करते हैं सनरेज, इसीलिए ज्यादा से हिट करके स्प्रेड हो गए, एक बच जाता है रेड कलर। दैट इज द रीजन हमें रेड अपीयरेंस देखने को मिलता है। ये भी रीजन क्लियर हो गया, ठीक है। ब्लू कलर का अपीयरेंस क्यों होता है, सन का कलर स्पेशली राइज और सनसेट के टाइम पे क्यों होता है, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब इन बेसिक बातों को आप नोट डाउन भी कर लो अच्छे से। कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे, बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। जहां पे कोई टॉपिक ना समझ में आया हो, अगर कुछ बाय मिस्टेक कोई गलती बता दिया हो, तो यू जस्ट हैव टू, आप मेंशन करो उसको कमेंट बॉक्स में विद सॉल्यूशन। अगर जो सॉल्यूशन आप नहीं दे पाओगे उसको मैं करूंगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर ओवर हो गया है। हम लोग कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, एंड वो जबरदस्त होगा, उसमें ज्यादा मजा आएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।